लोगों को लगा यार हमने इस आदमी के साथ गलत कर दिया। मैं सांसदों की बात नहीं करता जो हार गए, मैं नरेंद्र मोदी की, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने देश में डिलीवर किया। लोगों को लगा यार इस आदमी ने राम मंदिर बना के दिया, इस आदमी ने जो है 370 हटाई, इस आदमी ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स दिया, इस आदमी ने इतना देश के लिए किया, यार इसके साथ गलत हुआ। लोगों के मन में भाव आ गया था, और जब लोगों के मन में भाव आया तो उसका परिणाम क्या हुआ, वोटर ने सबक लिया। वोटर ने कहा अब हम गलती नहीं करेंगे जी। उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका रिएक्शन आपने हरियाणा में देखा, जहां बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी। ऐसा लगे जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ हो तो महिला वोट जो 8.5% बढ़ा, उसमें से मैं कहता हूँ 90% से ज्यादा जो है वो एनडीए के खाते में गया। ये सारे फैक्टर मिलकर के एक बहुत बड़ी जीत हो गई। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहना, नीतीश कुमार को अपशब्द कहना, ये सारी जो एरोगेंसी थी ना, और ये जो अपशब्द थे, जनता पसंद नहीं करती। तो राहुल गांधी लगातार यही कर रहे हैं, और राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। वो जिस भाषा में बात करते हैं, लोगों को लगता है यार ये राहुल गांधी पक्का छोकरा है, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है कि। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो चुनावी नतीजे आए हैं। बहुत चौंकाने वाले नतीजे रहे। जितने एग्जिट पोल में दिखाया गया कि एनडीए की सरकार तो बनेगी, जितने नंबर सभी एग्जिट पोल्स में दिखाए गए थे कि लगभग 170 सीटें अधिकतम मिल सकती है एनडीए को, लेकिन उससे ज्यादा 202 सीटें, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 202 सीटें बिहार में एनडीए को मिल सकती है। तो जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही, जो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी रही, इन दोनों लोगों ने, एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा। और जो लोकल लेवल पे हम देखते हैं कि इन लोगों में बिखराव नहीं देखने को मिला। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, कांग्रेस की बहुत दुर्गति हुई, बिहार के इतिहास में उसको सिर्फ 6 सीटें मिली। और ये दिखाता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत खराब रही। लोकल लेवल पे इनमें जो संगठन था इनका अच्छी रणनीति नहीं अपनाई, और लोकल लेवल पे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काम नहीं करा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार, पूरी दुनिया आपको जानती है सर, और अनेक चुनाव आपने कवर कर लिए हैं। व्यक्तिगत रूप से आपने धरातल पे जाके स्थितियों को देखा है। व्यक्तिगत रूप से हमने देखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आपने बखूबी तरीके से कवर करा। बिहार के चुनाव पे भी आपकी बारीकी से नजर रही। जो नतीजे आए हैं एनडीए के पक्ष में, क्या लगता है, क्या सिर्फ ये मोदी का जादू था, या इसको बोलते कि एक सोची समझी रणनीति, तालमेल, अनुशासन, ये उसका कमाल रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता जी। कई मुद्दे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से हर वर्ग के लिए मुद्दे उठाती है। तो इसी तरह से जो है हार जीत भी जो होती है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, उसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। लेकिन इस मल्टीपल फैक्टर में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म, जो उनका जादू है, वो बना हुआ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सिंसियरिटी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में जो डिलीवर किया, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है बड़ी डेडली जोड़ी बनती है। दोनों ने डिलीवर कर रखा है, एक ने केंद्र ने, एक ने राज्य में। दोनों बड़े सेंसिबल नेता है, सिंसियर नेता हैं, और दोनों लोगों पर दुर्भाग्य से विपक्ष निजी हमले कर रहा था जी। जो बिहार की जनता, कहीं की जनता पसंद नहीं करती। और मुझे समझ में नहीं आता, कई बार मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं, इनको दिमाग कौन देता है, या इनके जमीन पे पाँव नहीं होते, क्या वजह है? मतलब इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी की जो स्वर्गीय माँ है जी, जो आज दुनिया में नहीं, आप उनको गाली दे रहे हो, चलो मान लो एक आध इंसिडेंट हो गया, उसके बाद आप उस पर माफी नहीं मांगते, खेद प्रकट नहीं करते। वो चीज रिपीट होती है, एक बार दो बार रिपीट होती है, और सिर्फ रिपीट नहीं होती, आप एक तरफ माफी नहीं मांगते, दूसरी तरफ आप क्या करते हो, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उनको आप उनका एक एआई वीडियो बना के डाल देते हो। तो क्या बिहार की जनता, बिहार की माँ बहनें इसको पसंद करेंगी? कोई नहीं करेगा। बिहार क्या, मैं कह रहा हूँ कहीं की नहीं करेंगी। फिर तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता, नीतीश कुमार के ऊपर जो पर्सनल हमले कर रहे थे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये तो रिटायर्ड हो गए हैं, तो ये जो निजी हमले कर रहे थे, जबकि ये बड़ी डेडली जोड़ी है, सेंसिबल जोड़ी है, डिलीवर करने वाली जोड़ी है, लोगों को वो पसंद नहीं आया। तो एक तरफ ये एक बड़ा फैक्टर रहा जो मुझे लगता है।
दूसरी बात यह है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है, देखिए चुनाव में वादे सब करते हैं जी। अगर मैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस की और महागठबंधन की बात करूं, उन्होंने बीजेपी से ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के वादे किए थे, बीजेपी से ज्यादा बड़े वादे किए थे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उनकी जो है वो डिलीवर करें उसके लिए उनका जो है एक पुराना बैकग्राउंड नहीं है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उन वादों की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। यहाँ ये लोग जो वादे कर रहे थे उसके साथ साथ वो डिलीवरी भी कर रहे थे। 10,000 रुपए बैंकों में खाते में चले गए, बाकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी का, वो सब कारण जो है मुझे लगता है कि जीत का वो कारण रहा। और एक जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बीजेपी के एक प्रवक्ता से, युवा प्रवक्ता से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई बहुत बड़ी जीत मिली, तो उन्होंने कहा कि हाँ जीत तो बड़ी मिली। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अब बंगाल के लिए निकल रहा हूं जी। आप सोच रहे हैं कि वो पार्टी जो अभी चुनाव जीती है, अभी वहां मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ, अभी वहां पर कैबिनेट डिसाइड नहीं हुआ, और पार्टी के जो लोग हैं वो बंगाल की ओर शिफ्ट कर गए कि अगला पड़ाव। क्या ऐसी पार्टी, और मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक जो है एक यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, बिल्कुल, वो बहुत विरोधी हैं, मतलब वो मोदी के बड़े विरोधी हैं, मतलब इकोसिस्टम वाले हैं, कांग्रेस इकोसिस्टम वाले हैं। उनका एक मुझे किसी ने भेजा, उनका एक पोस्ट था फेसबुक पोस्ट। उन्होंने लिखा कि मैंने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता, वो बिहार में गली गली में घूम रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने विनोद तावड़े, वो वहां पर जो है 2.5 साल से वहां बैठे हुए थे, सतीश गौतम वो वहां पर तो आप सोचिए, जिस पार्टी के एक तो आपका टीम लीडर नरेंद्र मोदी, नीचे आपकी टीम ऐसी जो ग्राउंड पर है, तो ये सारे फैक्टर हैं। और अंत में सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं मानता हूं वो वुमेन वोटर है, महिला वोटर। 8.5% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किया। वो महिलाएं जो है ना, वो महिलाएं, आपको वैसे भी पता है देश भर में महिलाएं जो है वो नरेंद्र मोदी का वोटर है, बिहार में महिलाएं जो है नीतीश कुमार का वोटर है। तो जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ हो, तो महिला वोट जो 8.5% बढ़ा, उसमें से मैं कहता हूँ 90% से ज्यादा जो है वो एनडीए के खाते में गया। तो ये सारे फैक्टर मिलकर के एक बहुत बड़ी जीत हो गई। सर, एक पुराना किस्सा याद आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का। बीजेपी ने नारा दिया 400 पार। तमाम एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा था कि 400 पार बीजेपी पहुंच जाएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। वहीं जब ये बिहार के एग्जिट पोल आए, जहां बीजेपी को, एनडीए को 170 के आसपास दिखाया जा रहा था, तभी महागठबंधन के लोगों ने नकारा। जो 2024 में एग्जिट पोल बनाने वाली एजेंसियों से क्या कोई गलती हो गई थी, या फिर अभी जो बिहार का जो चुनाव हुआ उन्होंने ग्राउंड पे जाके ज्यादा लोगों से जानकारी ली, फीडबैक लिया, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा होता है, एग्जिट पोल एक तरह का मेथोडोलॉजी है जी। कई बार कामयाब होती है, कई बार नहीं होती है। भारत जैसे देश में इस मेथोडोलॉजी के सफल होने की संभावना हमेशा 50% रहती है जी। 50% सफल हो सकती है, 50% फेल हो सकती है। भारत का जो वोटर है वो जनरली बहुत मुखर नहीं होता, खासकर ग्रामीण वोटर जो है वो मुखर नहीं होता। फिर क्या होता है, भारत में इतने सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में कि एक वोटर अगर बिजली पानी पे वोट कर रहा है, एक महिला वोटर अलग पैटर्न पे वोट कर रही है, एक वोटर है जो जाति पे वोट कर रहा है, एक वोटर है उसका कोई और ही रीजन हो सकता है, उसके लिए नेशनल कोई इशू हो सकता है। तो इतने ज्यादा डाइवर्स लोगों के जहन में मुद्दे रहते हैं, तो इसलिए उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। एग्जिट पोल मैं मानता हूं कि कभी भी सही नहीं होते, एक दिशा दिखा सकते हैं वो, कि भाई एक हवा का रुख दिखा सकते हैं। अगर सिंसियरली हुए हैं, जमीन पर अच्छा उन्होंने सैंपल सर्वे लिया, तो एक दिशा दिखा सकते हैं। तो अगर आप 2024 का देखेंगे एग्जिट पोल, उसमें भी उन्होंने दशा दिखा दी थी। उन्होंने 400 दिखाई क्योंकि उस समय माहौल ऐसा बन गया था, तो वो भी माहौल में शायद बह गए थे। तो वो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, 240 पे रुकी, वो अलग बात है। तो एग्जिट पोल दिशा दिखा रहे थे, ये एग्जिट पोल भी दिशा दिखा रहे थे कि महागठबंधन की एनडीए आगे है। लेकिन ये एग्जिट पोल भी उस हिसाब से देखे तो 167 पे जाके रुक गए थे। यहाँ तो 202 सीटें हैं, तो इसका मतलब इस बार भी उस हिसाब से नहीं ये लोग पहुंच पाए। एक बात और, 2024 के आपने चुनाव की बात की, दो मैं फैक्टर मानता हूं 2024 के चुनाव में जिससे बीजेपी ने सीखा है। एक तो बीजेपी ने सीखा है, दूसरा भारत के वोटर ने, मतदाता ने सीखा है।
ये 2024 के नतीजों से। क्या हुआ, बीजेपी ने क्या सीखा, उस समय 2024 के चुनाव में मैं बार बार एक ही बात कहता था, और मेरी किताब भी आई थी इसी कंटेक्स्ट में, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। उस समय कांग्रेस ने, विपक्ष ने एक फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी को 400 सीटें मिल जाएंगी तो देश में उसके बाद चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सारे जो मुद्दे थे उन्होंने इतना झूठ फहराया, वो झूठ जमीन तक पहुंच गया, क्योंकि इनका मार्केटिंग, इनका कैंपेन, इनका सोशल मीडिया, इनका बाकी लोग, वो चीजें जो है ना इन्होंने जमीन तक पहुंचा दी, लोगों के जहन में बैठ गया ये। उसके कारण, और बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए, मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी ने उस वक्त उसको काउंटर करने, क्योंकि बीजेपी भी उस वक्त थोड़ी हवा में थी, उनको भी लग रहा था कि हाँ अरे हम तो जीत ही रहे हैं। बीजेपी ने इस फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो बीजेपी को भुगतना पड़ा, आपकी सीटें कम हो गई। तो अब बीजेपी समझ गई, अब बीजेपी, और मैं ये भी कहूंगा बीजेपी के साथ साथ संघ का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल। अब क्या है, क्योंकि उस समय आपको याद होगा नड्डा जी का एक बयान हुआ था कि भाई हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि उसके कारण क्या हुआ, आरएसएस का जो कैडर था उसमें एक तो कंफ्यूजन हो गया कि हमको काम नहीं करना है, दूसरा आरएसएस के कैडर में कुछ हद तक जो ये भी लगा कि यार इनको जरूरत नहीं। तो मैं टॉप लीडर की बात नहीं कर रहा आरएसएस की, मैं कैडर की बात कर रहा हूँ। कैडर को भी मैसेज जाता ना, आप जहां बैठे हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊं, हर चुनाव से पहले लोग आते हैं पर्ची लेकर वोट देने के लिए कि भाई आपको वोट देना है। तो मेरे घर में भी, मेरे परिवार में भी कुछ वोट है, हमेशा लोग आते हैं कि भाई आपको वोट देना है। 2024 के चुनाव में मैं जहां बैठा हूं, ये आरएसएस का, बीजेपी का गढ़ है, और हमेशा यहाँ चुनाव से पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं कि सर ये आपकी पर्ची है, ये आपका वोट है, और वोट एक तरह से मांगने का। 2024 के चुनाव में मैं जब से इस घर में रह रहा हूं, मेरे लिए पहला उदाहरण है, मेरे घर में एक भी आरएसएस का कोई कैडर, एक भी बीजेपी का नेता पर्ची लेकर नहीं आया, पर्ची तक उसने डिलीवर नहीं करी। वो भी मुझे जा करके, अपने माता पिता की, मुझे अपनी पर्ची जो है वो जा करके बूथ पे जाके मैंने वो करा। आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति कभी बीजेपी या आरएसएस के कैडर में कभी हुई थी? नहीं हुई थी। तो कैडर जो है कुछ आत्मविश्वास में था, कुछ कंफ्यूजन था, ये सारी चीजें थी। तो अब उसके बाद बीजेपी ने इससे सबक लिया और बीजेपी ने ग्राउंड पर मेहनत करनी शुरू करी, जो अब हर चुनाव में दिख रहा है। अभी बंगाल के चुनाव में पहुंच गए बीजेपी के, तो वो दिख रहा है कि ये लोग जो है अब मेहनत कर रहे हैं। वोटर के लिए क्या हुआ, वोटर को भी कहीं ना कहीं, वोटर के मन में जो ये जो कंफ्यूजन था, ये जो फेक नैरेटिव था, वो भी चीज था। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई 10 साल का एक वो था, तो कुछ, मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी का उनका जादू कम हुआ, लेकिन कुछ मंत्रियों से, कुछ सांसदों से, कुछ आपके जो है नेताओं से, कुछ वोटर को थोड़ी सी नाराजगी थी जगह जगह पे। उनको लग रहा था कि यार ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, ये लोग जो है बात नहीं सुनते, ये वो करके। तो वो ऐसा वोटर था, उसने सोचा कि हम थोड़ा इस बार सबक सिखाएं। अब ये लोकल फैक्टर भी हो सकता है कि भाई मैं जहाँ वहां सांसद को, चलो इस सांसद को हमको करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई 400 सीटें तो आ ही रही हैं, अब हवा ऐसी बन गई है, तो उसको लगा 400 सीटें तो आ रही है, लेकिन मेरा सांसद जो है ना ये बदमाश है, तो मैं अगर इसको हरा दूंगा तो 399 तो रह ही जाएंगी। तो आपने कहानी सुनी है ना कि वो तालाब में राजा कहता है कि भाई दूध डालो रात को, तो हर आदमी जो है उसको लगता है कि रात है, कोई देख तो नहीं रहा, तो हर आदमी सोचता है बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही, तो उस दूध में मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसे पता चलेगा। तो ऐसे हर आदमी सोच के निकला और हर आदमी ने दूध की जगह पानी डाल दिया। तो सुबह जब हुई तो राजा ने देखा तालाब पानी से भरा हुआ है। तो वही बीजेपी के साथ हुआ कि हर आदमी ने सोचा मेरा सांसद निकम्मा है, मुझे इसको हराना है, उसने वोट नहीं किया, और उसका खामियाजा क्या हुआ, मोदी जी को भुगतना पड़ा। लेकिन उस वक्त जब नरेंद्र मोदी चुनाव नतीजे निकलने के बाद बीजेपी ऑफिस में पहुंचे थे, मैं आज देख रहा था, उसके लोग वीडियो डाल रहे थे, मोदी जी का जो चेहरा था, उनकी आंखों में जो एक उदासी थी, जो एक सूनापन था, वो लोगों को ना टच करा। लोगों को लगा यार हमने इस आदमी के साथ गलत कर दिया। मैं सांसदों की बात नहीं करता जो हार गए, मैं नरेंद्र मोदी की, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने इस देश में डिलीवर किया है। लोगों को लगा यार इस आदमी ने राम मंदिर बना के दिया, इस आदमी ने जो है 370 हटाई, इस आदमी ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स दिया, इस आदमी ने इतना देश के लिए किया, यार इसके साथ गलत हुआ। लोगों के मन में भाव आ गया था
और जब लोगों के मन में भाव आया तो उसका परिणाम क्या हुआ, वोटर ने सबक लिया। वोटर ने कहा अब हम गलती नहीं करेंगे जी। उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका रिएक्शन आपने हरियाणा में देखा, जहां बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी, ऐसा लग ही नहीं। हरियाणा में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, उसके बाद जो है अब बिहार, दिल्ली में बीजेपी जीती, जहां माना जा रहा था कि अभी केजरीवाल को लोकल लेवल पे नहीं हराए, केजरीवाल तक उनके भी वो भी हार गए। तो ये जो है 2024 का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको राज्य स्टेट के चुनाव में दिख रहा है। वोटर को भी झटका लगा, वोटर भी अपनी गलती दुरुस्त कर रहा है, बीजेपी संघ को झटका लगा, वो भी अपनी गलती दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये मिला के कुल मिलाकर ये इसका मिला जुला इम्पैक्ट है। सर, आपने महिला वोटर की बात करी, एक और जो बड़ा फैक्टर है जो देखने को मिला वो फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ रहा। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को सपोर्ट करा, नीतीश को सपोर्ट करा, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं का अभी मैं पूरी तरह से विश्लेषण इसका करने की स्थिति में नहीं। महिला 8.5% है, वो मैं बिल्कुल डॉट है कि वो उन्होंने एनडीए के लिए वोट किया। यूथ वोटर का कहना मुश्किल है कि वो किधर गए मोटे तौर पर। बहुत से सर्वे दिखा रहे थे कि यूथ जो है तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो है 20 साल हो गए, अब बदलाव करना है। तो एक वर्ग ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट है जी, इस मैंडेट में यूथ भी जो है अलग नहीं गया होगा जी। मैं किसी उसके आधार पर नहीं, मैं इस मैंडेट को देख के कह रहा हूँ कि यूथ भी जो है इधर गया होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी, वो यूथ के लिए बड़ा अच्छा वादा था कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ को, जो युवा वोटर था, उसने भी ट्रस्ट किया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर। तो मुझे लगता है यूथ भी इधर आया। और मैं अपने उस दिन प्रोग्राम में कह रहा था, जिस दिन चुनाव नतीजा आने से एक दिन पहले जो है आरजेडी के कुछ नेता ये कह रहे थे कि बिहार में ऐसा चुनाव, ऐसे नतीजा है, वैसे नतीजा है, तो बिहार को हम नेपाल बना देंगे, नेपाल जैसे होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और ये होगा वो होगा, हिंसा की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि बिहार के जो युवा वोटर थे, जो जेनजी हैं, उन्होंने नेपाल से सबक तो लिया जी, लेकिन उन्होंने नेपाल से ये सीखा कि हमें जो नेपो किड हैं जी, उनको हमें हराना तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से। नेपो किड कौन है? नेपो किड राहुल गांधी है, नेपो किड तेजस्वी यादव है। तो बिहार के जेनजी ने, जो देश के 2 नेपो किड थे, उनको जो है लोकतांत्रिक तरीके से उठा के फेंक दिया। इस बिहार चुनाव में एक शख्स था जो एकदम से सुनामी बनकर आया और लग रहा था कि बड़ा काम करेंगे, बहुत अच्छी सीटें आएगी, सीटें ऐसी आएगी कि त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा, उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। और उस व्यक्ति ने ऐसा भी कह दिया कि अगर जेडीयू को 25 सीटें आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतने बड़े प्रशांत किशोर ने सर सब्ज बाग दिखाए लोगों को। हम भारत न्यूज लाइव की टीम पश्चिमी चंपारण की, हम तमाम 9 सीटों पर गए। कुछ ही लोग हमें मिले जो प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानते हैं। तो ये प्रशांत किशोर ने जो दिखाए, वादे करे इतने, वो फेल क्यों हो गए? क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है, प्रशांत किशोर इस गलतफहमी में हैं जी कि उन्होंने नेता बनाए हैं। उनको एक गलतफहमी हो गई है। उनको लगता है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी को मैंने प्रधानमंत्री बनवा दिया, ममता बनर्जी को मैंने मुख्यमंत्री बनवा दिया, नीतीश कुमार को मैंने मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो उनको लगता है कि जब वो दूसरों को बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बने। ये उनकी गलतफहमी है। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर की वजह से नहीं है। ठीक है, हर नेता अपने साथ स्ट्रैटेजिस्ट रखता है जी, एक टीम रखता है, उस टीम का आप हिस्सा हो सकते हैं, उस विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हैं, लेकिन आप विनिंग फैक्टर नहीं है। आप इस गलतफहमी मत रहिए कि आप विनिंग फैक्टर हैं। ममता बनर्जी ग्राउंड से जुड़ी नेता है, नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जमीन से जुड़े नेता हैं। आपने ऐसा तो नहीं किया ना, आपने ये तो नहीं किया कि आप जो है तमिलनाडु में गए, वहां आपने बीजेपी को जितवा दिया, आपने कोई करिश्मा तो नहीं करा। या आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि आप जो है मध्य प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को जो है 45 सीटें दिलवा दी। तो ये आपने कोई करिश्मा नहीं किया। उस समय नरेंद्र मोदी का जादू लोगों पे था, आप उस टीम का हिस्से थे। मोदी प्रधानमंत्री बने, आप थे तब भी प्रधानमंत्री बने, आप नहीं होते तब भी प्रधानमंत्री बनते, ममता बनर्जी तब भी मुख्यमंत्री बनती, नीतीश कुमार होते। तो एक तो नीतीश कुमार को, ये प्रशांत किशोर को गलतफहमी हो गई थी कि वो किंग मेकर है, और जो किंग मेकर है तो मैं किंग भी बन सकता हूँ। और दूसरी चीज जो है, ये जो इस गलतफहमी के चक्कर में प्रशांत किशोर में एक एरोगेंस आ गया। मैंने उनके कई इंटरव्यू देखे जिसमें वो मीडिया को ऐसे झिड़क देते थे। बिल्कुल। सुमित अवस्थी जैसे सीनियर लीडर को
मतलब सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, सुमित अवस्थी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया कि यहाँ क्यों आए हो, मेरा टीआरपी तभी आ रहे हो ना, मतलब इतनी एरोगेंसी से कितने सीनियर पत्रकार के साथ जिस तरह से हुआ, और एक नहीं कई पत्रकारों के साथ ये उन्होंने किया। कई पत्रकारों को दिखाने की कोशिश करे तुम तो हो नहीं, मैं बहुत बड़ा फन्ने खा हूं। ये जो एरोगेंस था, ये एरोगेंस उनका बढ़ता गया चुनाव में। उसी एरोगेंस में उन्होंने कहा नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इस चुनाव में देखिए एक इस चुनाव का मैंडेट और है, वो ये कि बिहार की जनता ने जितने अहंकारी नेता थे उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। आप लाइन से देखिए, प्रशांत किशोर का अहंकार चकनाचूर हुआ। दूसरे आरजेडी के एक नेता खेसारी लाल यादव, बिल्कुल उनके बयान सुने हो, वो क्या कह रहे थे कि ब्रह्मा की लिखी हटा देंगे, कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे राम मंदिर का मंदिर। तो पब्लिक ने कहा यार ऐसे वही एरोगेंस आप में आपको तेजस्वी यादव और वही एरोगेंस आपको राहुल गांधी में देखने को मिली। तो बिहार की जनता ने जो एरोगेंस थी ना, जो एरोगेंट दिखा कि मैं तो बड़ा फलने खाऊं, सबकी हवा निकाल दी। तो ये प्रशांत किशोर को समझना चाहिए। प्रशांत किशोर राजनीति करना, और एक चीज और भी मैंने देखी प्रशांत किशोर के संबंध में, मेरी खुद कई ऐसे, मेरे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जो बिहार के थे जिन्होंने कहा हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे जब प्रचार चल रहा था। लेकिन जब वो वापस आए वोट डाल के, मैंने पूछा, बोले नहीं बीजेपी को दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया प्रशांत किशोर को? बोले सर एक डर था ये केजरीवाल ना बन जाए दूसरा। तो लोगों के मन में ये भी था कि यार ये जो बातें कर रहा है ना, ये पता नहीं कितनी वो कर पाएगा। तो ये सारे फैक्टर थे जो उनकी हार का कारण बने। सर हम देखते रहे कि जब जब नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने पर्सनल अटैक करे, चाहे उनकी माँ पे करे हो, चाहे उन पे करे, उनको मतलब मौत का सौदागर तक एक समय कांग्रेस ने कहा। अब आरजेडी के लोगों ने उनको बोला था कि मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं मंच पर। तो इतना पर्सनल अटैक जो हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भी एक अलग माहौल बना बिहार में? देखिए किसी भी नेता पर पर्सनल अटैक जो है ना, और वो भी बिलो द बेल्ट जी, वो जनता पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहना, नीतीश कुमार को अपशब्द कहना, ये सारी जो एरोगेंसी थी ना और ये जो अपशब्द थे, जनता पसंद नहीं करती। तो राहुल गांधी लगातार यही कर रहे हैं, और राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। वो जिस भाषा में बात करते हैं, लोगों को लगता है यार ये राहुल गांधी कल का छोकरा है, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है कि मोदी जाएगा डंडे मारेंगे। मैंने ट्रंप ने कहा ओए तू रख दे, ओए तो अबे तबे की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे राहुल गांधी। ये जनता पसंद नहीं करती। और आप, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। देखिए जब मुझे याद आता है 2004 के चुनाव में था, जब जो है शाइनिंग इंडिया कैंपेन बीजेपी चला रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी को लीड कर रही थी कांग्रेस को एक तरह से। सोनिया गांधी के लिए भी कई लोगों ने उस समय पर्सनल कमेंट करे जी, ठीक है, बीजेपी की तरफ से किए। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। आप हराते उसको एक अलग बात थी, आप आइडियोलॉजिकल इशू पे लड़ते। लोगों ने सोनिया गांधी को, भले ही वो उनका विदेशी मूल की हैं, भले ही उनकी कुछ भी हो, और उस समय तक सोनिया गांधी एक्सपोज भी नहीं हुई थी, ये भी आपको समझना चाहिए। अब तो उनकी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई है, जब वो 10 साल सत्ता में कांग्रेस रही तो उस समय सोनिया गांधी पर निजी हमले करना पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भी यही गलती करी। ममता बनर्जी पर पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक किया, बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। फिर से कह रहा हूं, किसी भी नेता पर पर्सनल। और इस चुनाव में अभी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो 2 महिलाएं ट्रेंड कर रही हैं, कंचना यादव और प्रियंका भारती, आरजेडी की। ठीक है, अब वो ठीक है कि उनका, लेकिन उनका क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता ना, मुझे इस बात से ऐतराज है, वो अच्छी प्रवक्ता हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भाषा जो थी जी। एक वीडियो में मैं देख रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं, उम्र में बड़े हैं, प्रियंका भारती जिस तरह से उनसे बात कर रही थी जी, वो मुझे लगा कि यार ये तो वो भी एक तरह से इसी कैटेगरी में आता है कि आप निजी हमले कर रहे हो। आप प्रवक्ता भी जो है निजी हमले कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निजी हमले कर रहे हैं मोदी को बैठ करके। ये जनता को पसंद नहीं आता, लेकिन पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, और इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि इनको लगता है कि वो ही सब कुछ है, और अहंकार जनता तोड़ती है, बार बार तोड़ती है। तो विपक्ष जो लगातार हारता आ रहा है, 2014 के चुनाव में देखते हैं कि
आड़े हाथों ये लोग गिरे। उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव है अधिकतर जगह कांग्रेस फेल ही रही है। बिहार की चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मुकेश सहनी की पार्टी के बारे में बताया जा रहा था कि बड़ा फैक्टर होगी, मल्ला कम्युनिटी का वोट उनको मिलेगा। मुकेश सहनी और राहुल गांधी ने एक साथ नदी में वो नहाए भी तैरे भी, लेकिन वो उनकी नाव पार नहीं हो पाई। तो क्या लगता है उप मुख्यमंत्री का पद देना इतनी छोटी पार्टी के लिए उनके लिए भारी पड़ गया महागठबंधन के लिए? कई कई लिहाज से, दूसरे लिहाज से भारी पड़ा। एक तो ठीक है, मुकेश सहनी भी एक लोकप्रिय हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जिस तरह से बिहार में जाकर बॉम्बे छोड़कर गए वो सब ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी के संदर्भ में भी जो मैंने कहा ना, अहंकार वाला, मुकेश सहनी भी एक अहंकार में घिर गए थे। मुकेश सहनी के बयान देखिए, आप पहले से मान के चल रहे हैं कि मैं तो सीएम हूं, मैं तो डिप्टी सीएम हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 18 तारीख को शपथ लूं। एरोगेंस दिखा रहे हैं ना कि जनता ने वोट नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया जी, मैं तो इस दिन शपथ लेना। तो जनता सोचेगी यार हमारा मतलब ये आदमी इतना हवा में कि इसको लगता है कि ये हमने वोट दिया नहीं, ये मुख्यमंत्री अपने आप को डिक्लेयर करे, हमने वोट दिया नहीं, अब डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया। मुकेश सहनी के भी बयान ऐसे थे। एक मीडिया के एक पत्रकार को बोला तुम्हारे चैनल में आग लगवा दूंगा, मैं अभी इशारा कर दूं तो। फिर उन्होंने बोला बीएलओ को जो है ना जिंदा बच के नहीं जाएगा बीएलओ। ये अहंकार की भाषा थी। तो मुकेश सहनी भी अहंकार में थे, तो वो अहंकार उनमें दिख रहा था। दूसरा, वो मैं क्योंकि मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला पटना में, मुझे वो हमारे कार्यक्रम में आए तो उनके साथ कम से कम 500 उनके समर्थक चलते हैं। 500 हमारा जो पूरा हॉल था वो मुकेश सहनी के समर्थकों से भर गया। मतलब, और अब वो ठीक है, उनके समर्थक हैं, अच्छी बात है, हर पार्टी नेता के होने चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब आप 500 समर्थकों के साथ घिर कर घूम रहे हो हर जगह, तो आपको उतनी दुनिया दिख रही है, आपको लग रहा है अरे मैं तो, अब ये नहीं पता वो 500 समर्थक जो हैं वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वोटर इस तरह के हैं, वो आपके पैसे के लिए कर रहे हैं, वो आपसे लाभ लेने के लिए कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो वो उस दायरे में 500 लोग उनके लिए ताली बजा रहे हैं, 500 लोग कर रहे हैं मुकेश सहनी जिंदाबाद। आदमी को लगता है यार मैं तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का घाटा दूसरी तरह से हुआ। वो घाटा इस तरह से हुआ कि मुकेश सहनी को इन्होंने डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया, और उसके बाद पूरे बिहार में एक मैसेज गया कि यार ये 4% वाले को डिप्टी सीएम बना दिया। बिहार में 17-18% मुस्लिम है। उसका रिएक्शन मुसलमानों में हुआ, क्योंकि एक नैरेटिव जो है चलाया गया कि भाई मुसलमान दरी बिछाने के लिए। जब ये नैरेटिव चला तो आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाई हम और डिप्टी सीएम बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। इससे नहीं होता। अगर उस समय तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, महागठबंधन अपनी भूल सुधार करते हुए एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम नाम अनाउंस कर देते कि भाई ये हमारा, तो उनको उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन आप बार बार से तो लोगों में मैसेज गया कि भाई ये गड़बड़ है, तो उसका उनको नुकसान हुआ। तो ये सारा का सारा जो चीज थी मुकेश सहनी का, और फिर मुकेश सहनी ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है पिछले कुछ समय में, क्योंकि वो दोनों तरफ पाला बदलते रहे। तो क्रेडिबिलिटी लूज होना, एरोगेंस आना, ये सब चीजें जो हैं वो मुकेश सहनी को भारी पड़ी। अगर वो एनडीए में रहते मुकेश सहनी, जितनी वो सीटें मांग रहे थे उससे कम उन्हें जरूर सीटें मिलती हैं, मगर वो सीटें जीत जाते, तो पाला बदलना उनके लिए घाटे का सौदा रहा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि पाला बदलना उनके लिए घाटे का सौदा रहा, और उन्होंने एक और अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, उनकी जो अपनी कास्ट के लोग हैं वो करीब 4 से 5% बताते हैं, शायद 3-4% है। लेकिन उन्होंने कुछ और जो उस मल्लाह कम्युनिटी की पूरे जो बाकी जातियां हैं उनको मिलाकर के उन्होंने एक फॉल्स पिक्चर दी कि भाई हमारे 14% वोट हैं, ये है वो 14% वोट उनके साथ नहीं आए। ठीक है, उनकी अपनी जाति के वोट उनको कितने मिले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये भी एक जो है पार्टियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, बीजेपी पर, उस पर कि मेरे पास इतने हैं, इतने वोटर हैं, ये सब उन्होंने किया। और लास्ट मिनट तक भी उनका डामाडोल चल रहा था, मैसेज जा रहा था कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो ये इसलिए जो मुकेश सहनी को भी भारी पड़ा। एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब डिप्टी सीएम की बात आती है, क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी का कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम बनेगा, या बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम फिर रिपीट होंगे? क्या कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है? क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, ये तो बीजेपी और ये लोग तय करेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो है चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम होना चाहिए।
मेरा मानना होना चाहिए। और मैं, अगर आप एक चिराग पासवान की पार्टी के ये एक उनके प्रवक्ता हैं, मैंने आज नहीं, मैंने उनको 5 साल पहले बोला था और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने उनको 5 साल पहले बोला था, क्योंकि तब वो चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे थे जी। और उस समय जो है चिराग पासवान की स्थिति अच्छी नहीं थी, बिल्कुल। वो उनका कोई सांसद नहीं आया था, पार्टी बट्टी बढ़ गई थी। तब मैंने उनको बोला था, मैंने कहा था चिराग पासवान भविष्य का बहुत बड़ा नेता है जी। और मैंने उनसे कहा कि आप चिराग पासवान को ज्वाइन करना चाहते हो तुरंत कर लो, क्योंकि उस आदमी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो एक सेंसिबल नेता की तरह से काम करता है। उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज वो प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी में। आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, भविष्य में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये आप लिख के रखिए, ठीक है ना। वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं जी। वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत संभल के बोलते हैं। आज देखिए, और वो मतलब ना, वो जैसे एक आदर्श नेता को होना चाहिए। आज भी उनसे किसी ने पूछा कि भाई जो है रोहिणी आचार्य के बारे में पूछा कि लालू परिवार में ये सब हो रहा है, तो चिराग पासवान ने जानते क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, वो मेरी बहन जैसी हैं, तेज प्रताप तेजस्वी मेरे भाई जैसे हैं, वो लालू जी का परिवार मेरे लिए परिवार जैसा है। तो मैं यही चाहूंगा कि परिवार में जो है इस तरह की चीजें ना हो, परिवार एकजुट रहे। आप सोचिए उस बंदे का लेवल क्या है, वो मजे नहीं ले रहा जी। चुनाव में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव में चिराग पासवान को भी खूब गालियां दी होंगी सबने, इन्होंने इनकी तरफ से भी दी हो, लेकिन वो आदमी सेंसिबल नेता है। तो मैं ये मानता हूँ बिहार के भविष्य के लिए और चिराग पासवान को एक अच्छा नेता ग्रो करने के लिए बड़ा जरूरी है कि उनकी पार्टी का एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये बिहार के लिए अच्छा होगा, चिराग पासवान के लिए अच्छा होगा। तो चिराग पासवान की जब बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की तो बहुत अच्छी रही। लोकसभा में उनको 5 सीटें दी गई थी, 5 वो जीत कर लाए। अभी विधानसभा चुनाव में भी उनको 29 सीटें दी गई थी और उनमें से 19 सीटों पर उनकी पार्टी ने विजय हासिल करी। तो एक समय ऐसा था कि उनके चाचा ने पार्टी पे कब्जा कर लिया था, पार्टी टूट गई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान बाहर हो जाएंगे, अब राजनीति में इतने दबदबा उनका नहीं रहेगा। तो किस तरीके उन्होंने सिचुएशन को मेंटेन करा और आज जिस लेवल पे वो पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वही, क्योंकि मैंने कहा ना, सेंसिबल व्यक्ति हैं। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन हारने के बाद उन्होंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया, उन्होंने तरीके से राजनीति करी और उसका आज उन्हें फल मिल रहा है। तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति जो है वो एक जो है लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म जो लोग होते हैं ना कि आज इसका फायदा, वो उसके लिए राजनीति नहीं है। राजनीति में आपको दूरदृष्टि होना जरूरी है। आप दूर की रणनीति बना के चले, आज नाकामयाब हैं कल कामयाब होंगे, इस तरह से मान के चले और उसके लिए लगातार जमीन पे काम करें। तो चिराग पासवान एक दूरदृष्टि वाले नेता है, उनकी विचार जो हैं, और एक सेंसिबल नेता है। तो आज नहीं तो कल उनको सफलता मिलनी थी, आज उन्हें सफलता मिली है। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस सफलता में उनको एरोगेंट नहीं होना। बिल्कुल, जो मैं हर नेता के लिए कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी में, कांग्रेस में, आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में, ये जो एरोगेंस आ जाता है ना नेताओं में, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है। और उम्मीद करूंगा चिराग पासवान एरोगेंट नहीं होंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो हमने वेस्ट चंपारण की लगभग 9 सीटों पे कोशिश करी थी कि हमने वहां पे बिहार में चुनाव में कवर करे, और जब भी हम महागठबंधन के कैंडिडेट्स को फोन करते थे, टाइम मांगते थे इंटरव्यूज के लिए, तो वो टाइम नहीं देते थे। वहीं बीजेपी के लोग खुद से टाइम एक बार फोन करते थे कि हमें वो खुद टाइम देते थे और बता देते थे कि हमें किस समय टाइम मिल सकता है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, प्रियंका गांधी आएगी तो कुछ बड़ा करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी बिहार में चुनावी सफर करा, बहुत कम सीटों पर वो गई कैंपेनिंग करने। तो एक समय ऐसा था कि सब लोग कहते थे कि राहुल गांधी अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करते, कांग्रेस मजबूत हो गई, लेकिन 6 सीटें मिली हैं। तो आगे का भविष्य क्या है बिहार में कांग्रेस का? बिहार में तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल। आज सोचिए बिहार में कांग्रेस की स्थिति ये है कि आज वो चिराग पासवान की पार्टी से भी आधी भी नहीं पहुंचे, आधी भी नहीं है चिराग पासवान की पार्टी के। तो बिहार ही नहीं, मुझे लगता है देश में कांग्रेस को बहुत बड़े झटके लगे हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है तो ये बड़ी कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शकील अहमद साहब जो हैं, कांग्रेस के बड़े सेंसिबल, बड़े समझदार, बड़े सज्जन, मिलनसार ऐसे नेता हैं,
उनका इस्तीफा वो क्या दिखाता है? तो उनके साथ वो देख रहे हैं उस ऐसे नेता के साथ भी जो है पार्टी में उनको इज्जत नहीं मिल रही, इस्तीफा दे दिया। वो चलो छोड़ दो कि इस्तीफा दिया है। उनकी बात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो हैं और तेजस्वी यादव बार बार वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट काटे। आप 65 लोग तो सड़क पर उतरते कि हमारे वोट कटे हैं। बिल्कुल ये शकील, क्योंकि वो पुराना आदमी है, राजनेता, वो जमीनी हकीकत समझ रहा है। लेकिन राहुल गांधी क्या है, तेजस्वी यादव, ये लोग हवाई नेता हैं जी। कभी आप हवा से उड़ के उधर पहुंच गए, उधर राजनीति पहुंच इनको गए। ये पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। जी ठीक है, आज राजनीति कर लेंगे, पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। पार्ट टाइम राजनीति नहीं चलती। शकील अहमद ने जो कहा, ऐसे जो बहुत सारे सीनियर नेता हैं जी वो बार बार जो है, और मैं कांग्रेस के ऐसे कई नेता को जानता हूं जो बंद दरवाजे में कहते हैं यार हम क्या करें, ये तो राहुल गांधी जो है पूरी तरह से जो है वो हाईजैक हो चुके हैं। कांग्रेस के अंदर एक लॉबी है, वो लॉबी जो है लेफ्ट कांग्रेस को ले जा रही है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जा रही है। वो जो लॉबी है वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुली है। कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे नेता हैं, बहुत सेंसिबल नेता हैं, लेकिन उन नेताओं का राहुल गांधी के रहते भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो अपनी धुन में चल रहे हैं और पार्टी को जो है उनको बार बार झटके सहने पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राहुल को हटा के प्रियंका आए, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। देखिए, प्रियंका गांधी अच्छा बोलती हैं, राहुल से ज्यादा सेंसिबल दिखती हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनके भी बहुत सारे भाषण धीरे धीरे वायरल होने लगे, उनकी भी बहुत सारी चीजें वायरल होने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी आएंगी तो कांग्रेस का बड़ा वो हो जाएगा। अव्वल तो जब तक सोनिया गांधी है वो राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी को आने नहीं देंगी, ये बात तय है। तो अगर प्रियंका गांधी आ भी जाएंगी तो भी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को किसी जमीन से जुड़े नेता को आगे करें, तब कांग्रेस का भला हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस में बड़े अच्छे सेंसिबल नेता हैं, जो हैं सचिन पायलट जैसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर, और भी मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत ऐसे दर्जनों नेता हैं, बहुत दर्जनों नेता हैं। लेकिन इन नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो कांग्रेस का भला होने वाला नहीं। सर, अब एक दो सवाल और आखिरी में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें बिहार में जीती, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, कांग्रेस के मुकाबले तो अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स वो करते हैं, और बीजेपी भी आरोप वो हमेशा लगाते हैं कि मुस्लिम को मौका नहीं देते। तो जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सीमांचल में उनका परफॉर्मेंस जैसा होना था वैसा हुआ, और शायद अगर एक मुस्लिम डिप्टी सीएम ये लोग डिक्लेयर कर देते महागठबंधन, तो ओवैसी शायद ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाते जी। ठीक है, लेकिन उसके कारण तब मुझे लगता है ओवैसी शायद 1-2 सीटों में सिमट जाते। लेकिन कांग्रेस की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से गलती हुई, उन्होंने डिप्टी सीएम नहीं डिक्लेयर किया, उसका खामियाजा, उसका फायदा जो है ओवैसी को हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, ओवैसी ने बहुत चतुराई से महागठबंधन के सामने ऑफर किया था कि मुझे ले लो, इन्होंने नहीं लिया। उसका भी जो मैसेज गया मुस्लिम वोट में कि यार देखो, वो बहुत सारे मुस्लिम जो है वो मानते हैं ओवैसी हमारा नेता है, जितने कट्टरपंथी हैं वो तो मानते हैं कि हमारा नेता है। तो वो भी एक गलत मैसेज गया कि यार ये तो महागठबंधन में आना चाहता है, फिर भी अगर ले लेते, वो तो 6 सीटें मांग रहा था जी। ओवैसी तो कह रहा था मुझे सीमांचल में 6 सीटें दे दो। लेकिन यहाँ पर जो रणनीति है इनकी, इतनी खराब रणनीति थी, इनको लग रहा था कि अगर ओवैसी को ले लेंगे तो बिहार में ओवैसी मुसलमानों के नेता हो जाएंगे, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों खुद को मुसलमानों के नेता अपने आप को समझते हैं। तो उनको लगा कि ओवैसी आएगा तो हम मुस्लिम नेता कैसे रहेंगे, उस मुगालते में रहे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसमें ओवैसी ने तो अपनी साख बचा ली, ओवैसी ने तो अपना ग्राउंड बरकरार रखा, इन दोनों का मुस्लिम वोट भी जो है वो छिटक गया। सर, महागठबंधन ने इतनी जोर शोर से तैयारी करी, लेकिन महागठबंधन का जो गठबंधन है वो जमीन पे दिखा नहीं। कुछ कुछ सीटों पर गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार दिए, बिल्कुल, और उसको फ्रेंडली फाइट का नाम दिया। और जहां जहां फ्रेंडली फाइट हुई, एक सीट पे मैं गया था नरकटियागंज, वहां कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ और आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, वहां बीजेपी जीत गई। तो ऐसे कई जगहों पर बीजेपी जीती है। बिल्कुल भाई, गठबंधन में जिस तरह की इनके चल रहा था, टांग खिंचाई चल रही थी, वो जनता को नहीं दिखता क्या, पब्लिक को नहीं दिखता। राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव घूमे, और जो मुद्दा नहीं था बिहार का, उस मुद्दे पर तेजस्वी यादव उनके साथ टंग के घूमते रहे। दोनों ने बाइक चलाई, दोनों ने टी शर्ट पहनी, क्या क्या नहीं किया लोगों को लिवाने के लिए।
लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया। यहां तक भी सोचिए, कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के होता, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति कुछ और थी। राहुल गांधी बिहार में खुद को मान रहे थे कि कांग्रेस को सरवाइव करना है, लेकिन जब उनको राहुल गांधी को लगा कि यार नहीं हो पा रहा, तब उन्होंने जाकर सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के साथ उन्होंने तब तेजस्वी, राहुल ने फिर भी नहीं कहा, तब किसने कहा, अशोक गहलोत से कहलवाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर सीटों का बंटवारा जिस तरह से हुआ, वो सब चीजें थी। पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा अपना खुद का ये मानना है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर भी चुनाव में डाला था जब चुनाव चल रहे थे। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी को एहसास हो गया था कि हम लोग बिहार में हारने जा रहे हैं जी। ये एहसास हो गया था, कांग्रेस को एहसास हो गया था। तो राहुल गांधी ने ये सोच करके सरेंडर किया, तेजस्वी यादव को सीएम स्वीकार किया कांग्रेस ने। उनको लगा कि लोक विधानसभा चुनाव में हम इसको डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये सीएम है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को लग गया था कि चुनाव हार रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अब हार का ठीकरा जो है वो राहुल के सर पे नहीं आएगा, विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा तेजस्वी के सर पर आएगा। और जब हार का ठीकरा तेजस्वी के सर पे आएगा, तो लोकसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, तो वहां पर जो है कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आरजेडी को दबाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो तुम्हारे नाम पे लड़े थे, तब भी इतनी बुरी हार हुई, तो अब लोकसभा में हमको ज्यादा सीटें दे दो। तो ये सारी जो है कैलकुलेशन राजनीति में चलती है, और यही चल रही है। जो पार्टी अपना परिवार नहीं संभाल पा रही है, एक भाई नाराज होकर उसने दूसरी पार्टी बना ली, चुनाव उसने महुआ से लड़ा, बहुत बुरी तरीके से हारे, तो इसका भी एक मैसेज नहीं गया जनता के अंदर, जो परिवार में टूट है, ये पार्टी क्या बिहार चला पाएगी? अब बहन भी नाराज हो गई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है बिहार की जो महिलाएं हैं उनको भी ये समझ में आया कि भाई ये परिवार ऐसा है जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता। एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है महिला अपराध के मामले में। दूसरा, अब देखिए रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ, रोहिणी आचार्य से पहले जो है, जो तेज प्रताप की जो वाइफ थी, जो लालू जी की बहू थी, ऐश्वर्या राय, जिनसे तेज प्रताप की शादी हुई थी, उनको, उस ऐश्वर्या राय को जो घर से निकाला गया था जिस तरह से, उसके वीडियो आज भी हैं कि वो कह रही है कि राबड़ी देवी ने मेरे बाल पकड़ के मुझे खींचा, मुझे पीट करके घर से मार के निकाला, अपमानित करके निकाला। अब वही रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है। तो जिस परिवार के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो परिवार बिहार की महिलाओं को सुरक्षा कैसे दे सकता है जी। ये मैसेज जो है इस परिवार की लड़ाई का है, और जो लोग परिवार में एक साथ नहीं रह सकते हैं जी, वो राज्य को एक साथ रख के कैसे चला लेंगे? ये फैक्टर जो है, मुझे लगता है चुनाव में इनका असर हुआ। सर, आखिरी सवाल, जो एनडीए के बिहार चुनाव में नतीजे आए और एनडीए की महाजीत हुई, क्या इससे पश्चिम बंगाल में एक संदेश गया है? क्या जो मौजूदा सरकार उसमें थोड़ी टेंशन हो गई है टीएमसी में? आप पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यूपी में इसका बड़ा भयंकर संदेश है। अखिलेश यादव और उनकी हवा संट है कि यार ये क्या हो गया। अभी सब आगे से बहुत ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो घबरा गई हैं, तेजस्वी यादव घबरा गए हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये है, बीजेपी से भी घबरा रहे हैं, एसआईआर से भी घबरा रहे हैं। देखिए सीमांचल में मुस्लिम बहुल बेल्ट है, वहां पर बीजेपी को, नीतीश कुमार को और एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। और सीमांचल में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी, जिसमें जो अवैध मुस्लिम वोट थे उनके नाम कटे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के कटे हैं, जो भी अवैध वोटर थे कटे हैं। लेकिन ऐसे तो अब ममता बनर्जी की चिंता ये है कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया वोटर है, वो तो ममता बनर्जी का वोटर है। अब उनको चिंता ये है, अगर एसआईआर हो गया ठीक से, और अगर एसआईआर के कारण 20, 25, 30 लाख जो उनका घुसपैठिया वोटर है, उनके वोट कट गए, तो ममता बनर्जी का क्या होगा? तो ममता बनर्जी इसलिए घबराई हुई है, अखिलेश यादव इसलिए घबराए हुए हैं कि एमवाई फॉर्मूला जो है, वो जो बिहार में नहीं चला, अब उसको यूपी में कैसे चलाएंगे? हालांकि वो पीडीए बात करते हैं, लेकिन पीडीए की जो जातियां थी वो तो एनडीए में गई, ठीक है ना। तो अब अखिलेश यादव के लिए चिंता ये है कि भाई ये मुस्लिम वोट तो चलो उनका, लेकिन यादव वोट उनको नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट में बंटवारा होगा, और बिहार से कम यादव वोट है यूपी में जी। तो इसका मतलब अखिलेश यादव के लिए भी बिहार ने खतरे की घंटी बजा दी है, और खतरे की घंटी जो है ममता बनर्जी के लिए भी बज गई है। अब दोनों जगह पर बीजेपी किस तरह से अपना एक एक कदम चलती है, वो इम्पोर्टेंट होगा।
तो बिहार चुनाव की नतीजों ने ज़रूर ये बता दिया है कि जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से काम करती है और जो बीजेपी की कार्यप्रणाली है, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, बीजेपी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है। अभी एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं 12 वार्ड्स में दिल्ली के अंदर, तो उन सीटों पर चुनाव का प्रचार करने कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, बड़े सांसद लोग आ रहे हैं। तो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है। हमारे साथ अशोक जी थे, उन्होंने बहुत सारी मुद्दों पर सर ने बहुत गंभीरता से बता दिया और आने वाला जो समय है, जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटजी है, लोग सपोर्ट देश का लोगों का मिल रहा है, तो चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर जमीन पे काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, आधा दिन देश में रहते हैं, आधा दिन बाहर रहते हैं, तो जनता को पता चल गया कि जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रह सकता, जो हमारे मुद्दों पे काम नहीं कर सकता, वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। तो पश्चिम बंगाल में आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन वहां जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। लेकिन एनडीए को जरूर श्रेय जाता है इस बड़ी जीत का। तो जो तालमेल देखने को मिला नीतीश कुमार में और नरेंद्र मोदी में, बिल्कुल बिखराव नहीं था। वहां बिहार में पहले नीतीश जी का नाम आ रहा था, फिर बोला जा रहा था कि मोदी। तो नीतीश मोदी की जोड़ी बोल के वहां पे इतना अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बड़ा संदेश कांग्रेस के लिए चला गया है। अगर आपको वापस रिवाइव करना है तो जमीन पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट्स देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि 2013 के बाद से अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं आई। 2020 में एक भी सीट नहीं आई। 2025 के विधानसभा 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं आई। तो जो राजधानी है वहां पे कांग्रेस का सफाया हो रखा है। देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस सफाया होता जा रहा है। अब बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का है। अगर वहां पे स्ट्रेटजी महागठबंधन के लोग ठीक से बनाएंगे तो वो चुनाव में सफलता पा सकते हैं, नहीं तो उन्हें मुख्य खानी पड़ेगी। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।